रिसेंटली डेब्ट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के बारे में लोकसभा में एक बिल पास हुआ है जो कि फाइनेंस बजट में नहीं था, लेकिन अब वो लोग इसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस बिल में ये कहा गया है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल रहा था वो अब से नहीं मिलने वाला है। एफडी रेट के साथ जैसे हम लोग का टैक्सेशन होता है, जो जिस स्लैब रेट में रहते हैं उस स्लैब रेट से ही उनका टैक्सेशन काउंट होता है, ठीक उसी तरह से डेब्ट म्यूचुअल फंड का भी अभी टैक्सेशन उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड के जो पुराने टैक्सेशन थे और उसके साथ नया टैक्सेशन में क्या बदलाव हुआ है। तो नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। पहले हम प्रेजेंट का कैसा टैक्सेशन है वो पहले समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट टैक्सेशन को अगर नहीं समझ पाएंगे तो आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा उसको भी समझने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मैं यहाँ पर टैक्स ऑन एफडी का एक कैलकुलेशन करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं फाइनेंशियल 1920 को लिया हुआ 1920 इसलिए लिया हूँ क्योंकि डेब्ट म्यूचुअल फंड में मुझे इस साल से कैलकुलेशन करने में थोड़ा मदद मिल सकता है। तो एफडी में भी मैं इसी साल से ही अपना कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो कोई अगर 1 लाख रुपया 1920 के आसपास कहीं पर अगर एफडी किया होगा और उसको मान लीजिए 7% पे ब्याज मिल रहा होगा, तो करीब 1 साल के बाद उसको मिल रहा है 1,07,000 रुपया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ। और अगर वो आदमी 30% टैक्स ब्रैकेट पे है तो 7,000 के ऊपर उसको 30% टैक्स देना होता है। मैं यहाँ पर एजुकेशनल से इसको थोड़ा साइड में हटाया हूँ। तो अगर 7,000 में अगर हम 30% टैक्स को अगर काउंट करते हैं तो ये आ जाता है करीब 2100 का। और टैक्स देने के बाद हमारा एक्चुअल जो इन हैंड आता है हमारे पास वो है 1,04,900 रुपया। ये मैं 1 साल की बात बोल रहा हूँ। अगर हम 1 साल के बाद अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 2,100 रुपया के करीब हमें टैक्स देना होता है हर साल। अगर हम इसे 3 साल के लिए ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं और ये मान लेते हैं कि वही 7% ब्याज हमको मिलता ही रहता है, और यहाँ पर हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को थोड़ा साइड में भी रखते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 2,100 रुपये अगर हम साल में देते हैं तो 3 साल में हम लोग देने वाले हैं 6,300 रुपये एफडी के ऊपर जो भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देख लेते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड में कैसा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा था। तो वही सिंपली हम लोग कैपिटल को 1 लाख रुपये रखे हैं। अगर हमें यहाँ पर भी 7% का अगर इंटरेस्ट मिलता है तो 7,000 रुपये 1 साल के बाद मिलता है, तो टोटल हम लोग का हो जाता है 1,07,000 रुपये। 1,07,000 रुपये में अगर हम 3 साल के लिए काउंट करते हैं तो हमें मिल जाता है 1,21,000 रुपये। यहाँ पर भी मैंने 7% का कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट पकड़ा हुआ हूँ और उसके साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को साइड में रखा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल इसलिए लिया हूँ कि आज तक मतलब अभी तक 31 मार्च तक अगर कोई भी डेब्ट म्यूचुअल फंड में 3 साल से ऊपर रखा होगा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे हमें टैक्स पेमेंट करना है डेब्ट म्यूचुअल फंड में। डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर आप फ्लैट 10% टैक्स दे दीजिए। तो 21,000 में से आप 10% टैक्स दे देते हैं तो वो आ जाता है 2,100 रुपया का टोटल टैक्स हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन है इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से। इंडेक्सेशन का मतलब यही है कि आप 2019-20 में 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टेड हुआ था या फिर सेविंग्स हुआ था, आज के टाइम पे अगर हम इन्फ्लेशन को उसको काउंट करते हैं तो आज के टाइम में वो कितना अमाउंट होता है जो कि 3 साल पहले मतलब 2019-20 में उस 1 लाख रुपये को कॉम्पेंसेट कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, और ये हर साल गवर्नमेंट रिलीज करती है। ये इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है इसको आप जानने के लिए सिर्फ गूगल में जाइए, इन्फ्लेशन इंडेक्स डाल दीजिए तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ऐसा आपको पेज देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बेस ईयर को पकड़ा गया है 2001-2, यानी 2001-2 में जो 100 रुपया था, मतलब जो 100 रुपये में आप जो खरीद पा रहे थे, आज के टाइम पे आपको उसी सेम प्रोडक्ट के लिए 331 रुपये दे रहे हैं 2022-23 में। और ये गवर्नमेंट का एक कैलकुलेशन है। तो उस हिसाब से अगर हम 1 लाख रुपया का करंट वैल्यूएशन अगर इन्फ्लेटेड वैल्यू अगर हम लोग आज कैलकुलेट करते हैं तो वो करीब आ जाता है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में वो आ जाता है 1,09,689 रुपये। तो हमें टैक्स कितना देना है? तो टैक्स हमें देना है 1,21,000 रुपये में से ये जो हमारा जो इन्फ्लेटेड वैल्यू है इसको माइनस करके उसके ऊपर से 20% हमको टैक्स भरना है, तो वो करीब आ जाता है 2,262 रुपये। तो ऑप्शन 1 पे आता है 2,100 रुपये और ऑप्शन 2 में आता है 2,262 रुपये। अब ये टैक्स पेयर के हाथ में है वो कौन सा
टैक्स पेमेंट करना चाहता है। ये छूट अब तक इसी फाइनेंशियल ईयर तक गवर्नमेंट ने दे रखे थे। यहाँ पर आपके सवाल आ सकता है, यहाँ पर तो 2100 रुपये कम आ रहा है तो 2200 रुपये ज़्यादा है, तो कोई क्यों इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना चाहेगा? तो हाँ, ये भी एक डाउट मैं आपको क्लियर करवा लेता हूँ। अगर आपको याद होगा तो 2017 के बाद हमारा इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से घट रहा था, तो इसीलिए अगर आप 2016-17 के बाद 2021 तक अगर आप ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन 2021-22 और 2022-23 पोस्ट पैंडेमिक के बाद हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। तो अगर मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन करता हूँ, अगर ये जो डेब्ट म्यूचुअल फंड में और एक साल रुके जाते तो वही 1 लाख का वैल्यू अब इन्फ्लेटेड वैल्यू में बन जाता है 1,14,533 रुपये, और हमें टैक्स देना होगा 2,693 रुपये। बल्कि अगर हम ऑप्शन 1 अगर हम चूज करते तो यहाँ पर 28,000 रुपये के ऊपर 10% से हिसाब से हमें 2,800 रुपये देना होता है। अब तक जब हमारा जो टैक्सेशन था डेब्ट म्यूचुअल फंड पे, हम लोग जितना ज़्यादा डेब्ट म्यूचुअल फंड को होल्ड रखते थे, हमारा टैक्स लायबिलिटी उतना कम होता जा रहा था। लेकिन अब ये दी एंड हो चुका है। तो अब हम थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स के बाद भी बात कर लेते हैं। पहले मैं कॉन्स की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोज में जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद आप भी बोलेंगे जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो कॉन्स में पहला पॉइंट होगा, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अब टैक्स सेविंग्स नहीं कर सकते। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थे वो ज़्यादातर डेब्ट म्यूचुअल फंड से ही अपना जो कैश फ्लो को मैनेज करते थे, जबकि अब डेब्ट म्यूचुअल फंड में कैश फ्लो थोड़ा इनफ्लो होना कम जैसे भी होने वाला है। तो यहाँ पर एनबीएफसी को कैश क्रंच होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरी नेगेटिव पॉइंट है, एनबीएफसी जब कैश क्रंच के दौर पे गुजरेगी तो यहाँ पर आपका जो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट है वो इकोनॉमी में थोड़ा बढ़ने वाला है, तो आगे चल के आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा महंगा मिलने वाला है। और चौथा नेगेटिव पॉइंट है, म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू से एफडी बहुत लुक्रेटिव बन जाता है लो रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स के लिए। हालांकि ये कोई कॉन्स नहीं है, लेकिन ये एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से एक कॉन्स है। अब बात कर लेते हैं प्रोज में क्या क्या अब रखा हुआ है। अब जो बिल पास हुआ है उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर जरूर मेंशन हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट में आप हर साल इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देते थे, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप टैक्स लायबल तब बनेंगे जब आप उस डेब्ट म्यूचुअल फंड को बेचेंगे। तो अगर आपका टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग सही रहा तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा डेब्ट म्यूचुअल फंड पे जो भी होगा वो आप उस टाइम पे रिडीम करने की कोशिश कीजिए जिस टाइम पे आपका टैक्स लायबिलिटी कम होता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपना जो टैक्स लायबिलिटी को डिफर कर सकते हैं फ्यूचर में। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रोज मेरे लिए है वो है, जो आज के टाइम पे बैंक्स में एफडी के नाम पे मिससेलिंग हो रहा था, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान को जैसे बेच रहे थे बैंक का एफडी बोल के 3 साल के लिए, वो अब बंद होने वाला है। और तीसरा प्रोज मेरे लिए है, हालांकि अब डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर पार्टिसिपेंट्स कम हो जाता है टैक्स बेनिफिट के लिए, तो लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या फिर डायरेक्ट इक्विटी पे थोड़ा इन्फ्लो ज़्यादा कर सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट के लिए ये बहुत बड़ा बूम साबित होने वाला है, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में करीब 120 लाख करोड़ सिर्फ हमारा एफडी में है और म्यूचुअल फंड में करीब 22 लाख करोड़ हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड में है। तो वहाँ से भी अगर कुछ पर्सन अगर हमारा इक्विटी मार्केट पे इन्फ्लो हो जाता है तो इक्विटी मार्केट पे बूम होने में ज़्यादा देर भी नहीं लगने वाला है। चौथा बड़ा पॉइंट होगा मेरे लिए प्रोज के हिसाब से, अब आर्बिट्रेज फंड का थोड़ा डिमांड बढ़ने वाला है। आर्बिट्रेज फंड क्या है और कैसे काम करता है मैं आने वाले एक वीडियो में ज़रूर उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पांचवा प्रोज मेरे लिए यही है, जैसे भी अब एफडी ज़्यादा लुक्रेटिव हो चुका है तो ज़्यादातर लोग एफडी के लिए जाएंगे। अगर एफडी के लिए ज़्यादातर लोग जा रहे हैं तो समहाउ बैंक्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि वो लोग कैसे एफडी में थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम रखें, क्योंकि जब जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला हो हमारे फाइनेंशियल मार्केट पे तो उसका इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से घटने वाला होता है, क्योंकि एफडी में आपको गारंटीड रिटर्न मिलने वाला होता है। तो ज़्यादा लोग अगर एफडी करेंगे उस हिसाब से अगर लेंडिंग रेट्स में भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा तो ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएगा हमारा कैश फ्लो में, जो कि बैंक के लिए बहुत बड़ा मुसीबत साबित होने वाला है। तो इसीलिए बैंक्स भी ये चाहेगा कि कैसे इंटरेस्ट रेट बैंक एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आ जाए।
और आखिरी में सबसे बड़ा प्रोज मेरे लिए यही है, डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स भले ही ना मिले, लेकिन इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन में जो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होता है वो ज़रूर मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी अभी भी आपको फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से डेब्ट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। सच बताएं तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो कंपनियाँ ही रहती हैं। हाँ, कंपनीज ही रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने टैक्स को बचाने के लिए अपना जो भी सरप्लस अमाउंट होता है उसे डेब्ट म्यूचुअल फंड में डालते हैं, क्योंकि 3 साल के बाद उनको टैक्सेशन नहीं देना होता है। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो कॉर्पस भी हम लोग देखते हैं उसमें से ज़्यादातर डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो कॉर्पस में से 70 से 80% हमारा कंपनियों का ही फंड लगा हुआ है। तो ज़्यादातर अफेक्ट उन कंपनियों को ही होने वाला है जो डेब्ट म्यूचुअल फंड में अपना सरप्लस अमाउंट को डालते रहते हैं। लेकिन बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर HNI इन्वेस्टर हो, तो हाँ, कुछ हद तक के लिए ये भी उनके लिए एक सरदर्द की बात है, क्योंकि रिसेंटली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑप्शन पे ऊपर लगाने के बाद इंश्योरेंस के ऊपर 5 लाख से ज़्यादा से प्रीमियम पेमेंट करने के बाद एक ही साल में एक ही प्रीमियम के ऊपर फिर गवर्नमेंट ने हाउस सेलिंग के ऊपर कैपिटल गेन का भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद अब ये जो डेब्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी उनका जो नज़र आया है, हाँ, रिटेल इन्वेस्टर को भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, लेकिन उतना नहीं जितना कॉर्पोरेट सेक्टर को अफेक्ट करेगा। डेब्ट म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कैटेगरीज है, तो ओवरनाइट फंड से लेके अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के लिए उनका इस टैक्सेशन से ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालने वाला है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन ही 1 साल के अंदर ही था। तो पहले से ही जो लोग उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो उनका माइंडसेट पहले से ही है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उनको देना ही है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ऐसा कुछ टैक्सेशन का चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है। अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो हमने 2023 का जो पोर्टफोलियो था उस पोर्टफोलियो में भी डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सलाह दिए हुए थे, और आज भी हम उस सलाह को कंटिन्यू रखे हुए हैं, क्योंकि फ़िलहाल के टाइम पे डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने से फिक्स डिपॉजिट से टैक्सेशन जाने के बाद भी जो रिटर्न मिलने वाला है डेब्ट म्यूचुअल फंड से उससे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स या फिर फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से कर रहे हैं तो आप अभी उस फाइनेंशियल प्लान में थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाना होगा ये डेब्ट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन इंट्रोड्यूस होने के बाद। और आप अपना जो भी टैक्स लायबिलिटी है डेब्ट म्यूचुअल फंड का उसे आप धीरे धीरे पोस्टपोन डेफर भी कर सकते हैं फ्यूचर में, जहाँ पर आपका टैक्स लायबिलिटी कम होगा। तो अब हमारे रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर HNI क्लाइंट हो, वो लोग अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग भारतीय हैं तो एक जुगाड़ आइटम तो हम तो पहले से ही करवा रहे हैं, जो कि हमारे स्पाउस यानी जो भी हमारे नॉन इनकम फैमिली मेम्बर है उनके नाम पे फिक्स डिपॉजिट से करवाते थे, तो उसी हिसाब से डेब्ट म्यूचुअल फंड भी अब हम उन लोगों के नाम पे करवाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से आपका रिटर्न टू टैक्स लायबिलिटी घटने वाला है। लेकिन अगर ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हाँ, SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान के हिसाब से आप अपना टैक्स लायबिलिटी को थोड़ा घटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो भी फाइनेंशियल गोल या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन तो ज़रूर करवाना पड़ेगा। तो आज ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ कांटेक्ट कीजिए। और आखिर में एक बात याद रखिए, धीरे धीरे अब हमारा जैसे टैक्सेशन का रूल चेंजेस होता ही जा रहा है। पहले ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद कैपिटल गेन एंड हाउस सेलिंग के ऊपर भी थोड़ा मॉडिफिकेशन आ चुका है, और अब डेब्ट म्यूचुअल फंड के भी टैक्सेशन के बारे में मॉडिफिकेशन आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि आने वाले कुछ साल में टैक्स सिंप्लिसिटी के नाम पे आपके पास और ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रहने वाला है। गवर्नमेंट ने अभी से ये हिंट दे दिया है कि आने वाले कुछ साल पे वो लोग फ्लैट टैक्स रेट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, यानी इतना इनकम पे इतना ही टैक्स देना ही है, चाहे आप उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स करवाना चाहते हैं आपकी मर्जी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा 2 क्वेश्चन गवर्नमेंट से है। पहला, डेब्ट म्यूचुअल फंड में आज तक ये टैक्सेशन इसलिए इन्वेस्टर को मिलता आ रहा था क्योंकि डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है, डिफ़ॉल्ट रिस्क, वो इन्वेस्टर बियर करता है। तो इसलिए उस रिस्क को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें टैक्सेशन का रिलीफ मिला हुआ था, लेकिन अब वो टैक्सेशन का रिलीफ नहीं मिला हुआ है। तो आप अगर FD को डेब्ट म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो FD में जैसे हम लोग को यहाँ 5 लाख तक का एक इंश्योरेंस मिलता है, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी तो आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। और दूसरा,
माना कि अब भारत में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक सबसे बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। तो ठीक है, आप टैक्स कलेक्शन कीजिए, लेकिन क्या ये एमपी और एमएलए ये भारत में नहीं रहते हैं? क्या ये लोग वो बेनिफिट को यूटिलाइज नहीं करते जो आम लोग करते हैं? तो ये सारे टैक्सेशन सिर्फ आम लोगों के लिए क्यों है? ये एमपी एमएलए की इनकम के ऊपर क्यों नहीं लागू हो जाता है? उनको भी आम लोगों के साथ आम लोगों के हिसाब से ही टैक्सेशन देना चाहिए। सिर्फ हम लोग आर्म्ड फोर्स को इससे सिर्फ एक्सक्लूड करना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है। तो आपको भी अगर इस सवालों का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। तो गवर्नमेंट को आने वाले कल पे इस सवालों का जवाब जरूर देना ही होगा। तो इसके साथ आज मैं अपना इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। नमस्कार।